नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और ऐसा लग रहा है इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया किंग मेकर होने वाला है, क्योंकि इंडिया हमेशा से स्विंग स्टेट कहा जाता है, यानी वो देश जो जिस तरफ चला जाए उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, जैसा न्यूज में आ रहा है 19 देश आना चाहते हैं ब्रिक्स के अंदर। दूसरे देश वो है जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट एंड तुर्की। ये सब अपने अपने रीजनल राइवलरीज भुला के भी ब्रिक्स से जुड़ना चाह रहे हैं। तो यहां पे सवाल उठता है, आखिरकार ब्रिक्स ऐसा क्या ऑफर कर रहा है जिस वजह से ये देश इससे जुड़ना चाह रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया इसमें क्या रोल प्ले करने वाला है और इंडिया का इसमें क्या रोल होगा? तो इन दोनों मुद्दों पे आज की क्लास में चर्चा करने वाले। थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आएगा और इसको आप लोग लाइक भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है, कल का ही न्यूज है, ब्लूमबर्ग में आया है। वेस्टर्न कंट्रीज थोड़े टेंस्ड भी हैं कि ब्रिक्स में 19 देशों से मेंबरशिप की बिड आई है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका में जून में मीटिंग होने वाली है और इसी पर चर्चा होगी कि कौन से वो नए देश होंगे, क्या मोडालिटीज होने वाली है, इन सब पर चर्चा होगी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहा है। तो क्या है ये सब कुछ, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूँ, समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है 30 तारीख को। प्रॉपर यूपीएससी पैटर्न, यूपीएससी टाइमिंग हम फॉलो कर रहे हैं। 1 लाख के प्राइजेस भी हैं, तो मेक श्योर इसमें आप जल्दी से जाएं, एनरोल कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लीजिएगा। इसके सिवा पाथ फाइंडर बैच है दोस्तों, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 30 अप्रैल तक ये आपको केवल 7,999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मॉक टेस्ट भी आपको दे रहे हैं। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के होंगे, पूरी पाथ फाइंडर टीम होगी, रोमन सर भी होंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो बेस्ट क्वालिटी आपको एजुकेशन मिलेगी एंड एट द सेम टाइम कंप्लीट होलिस्टिक प्रिपरेशन भी होगा। तो दोस्तों, लेकिन 30 अप्रैल तक ये सब्सक्रिप्शन ले ले, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्रिप्शन ले लें। दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है 19 देश ब्रिक्स ग्रुप में से जुड़ने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जून 2 और 3 यानी बस कुछ ही दिनों में केप टाउन में एनुअल ब्रिक्स का समिट होने वाला है। दोस्तों, इसमें डिस्कशन होने वाली है ब्रिक्स को कैसे इनलार्ज किया जाए, साथ ही साथ सूडान इशू पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं कि कैसे ब्रिक्स को एक्सपैंड करना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मोडालिटीज होने चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, यहां तक कहा जा रहा है कि यहां तो हर रोज एप्लीकेशन आ रहा है ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए। तो इस प्रकार से जब इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स है तो क्या क्राइटेरिया बनाया जाए? इसके सिवा दोस्तों, 19 देशों में आपको अगर मैं ब्रेकअप बताऊं तो 13 देशों ने तो फॉर्मली आस्क किया है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है। बाकी 6 कह रहे हैं इनफॉर्मली, अभी नाम उनका नहीं मालूम, पब्लिकली नहीं आया है तो वो कौन से देश हैं जिनको ज्वाइन करना है। लेकिन और 6 इनफॉर्मल मेंबरशिप रिक्वेस्ट भी ब्रिक्स के पास आ चुका है। तो दोस्तों, क्योंकि अच्छा ही लगेगा, अगर उनकी मेंबरशिप रिजेक्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है और एट द सेम टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी नाराज हो सकता है, इसलिए वो कंट्रीज इनफॉर्मली ब्रिक्स को रीच आउट किए हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो चाइना ने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत पिछले साल की थी, जब वो ब्रिक्स का चेयरपर्सन था। साथ ही साथ आपको कह देता हूं, तो इसके बाद एक कंसर्न भी हुआ था बाकी देशों में, स्पेशली वो देश की साउथ अफ्रीका है जैसे, कि उनका इन्फ्लुएंस कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। और अगर इसमें इंडिया का भी कहना था, अगर ब्रिक्स को ने इसको एक्सपैंड करके अपने अलाइज से भर दिया तो ये टोटली चाइना के तरफ टिल्टेड सा एक संस्था बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ऑलरेडी अगर आप ब्रिक्स में देखें तो चाइना का जो जीडीपी है ये 2 गुना से भी बड़ा है बाकी सारे देश का। अगर आप जीडीपी ऐड कर दें, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ऐड भी कर दें। हालांकि इंडिया की जीडीपी तेजी से ग्रो कर रही है, तो ये रेशियो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, कुछ दिनों बाद ये बदलेगा। ऑलरेडी चाइना अपनी इकोनॉमी भी एजिंग की तरफ जा रही है, तो ये चेंजेस आने निश्चित है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन हुआ था ब्रिक का, BRIC का 2006 में, और तब से अब तक बस एक देश ऐड किया गया है 2010 में, साउथ अफ्रीका। सऊदी अरेबिया, ईरान दोनों ने ही अगर आप देखें तो कहा है कि हमें ब्रिक्स का सदस्य बनना है और दोनों एक साथ कोहेसिव एनवायरनमेंट में काम कर सके, इसके लिए चाइना ने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, ईरान में एक पीस डील भी ब्रोकर किया है। इसके सिवा अन्य देश भी हैं, जैसे अर्जेंटीना है, यूएई है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, बहरीन है, इंडोनेशिया है, और 2 देश है ईस्ट अफ्रीका और एक वेस्ट अफ्रीका से, जिन्होंने कहा है कि हमको भी ब्रिक्स का सदस्य बनना है। अनुमान लगाया जा रहा है इजिप्ट इसमें है, अल्जीरिया इसमें है, नाइजीरिया भी है।
तो ये सारे देश भी इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम ब्रिक की बात करें तो एक्रोनिम ब्रिक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना जिम ओनील ने कॉइन किया था 2001 में। दोस्तों ये गोल्डमैन सैक्स जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है उसके चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने ये टर्म इसलिए कॉइन किया था क्योंकि ये वो 4 देश थे जिनके हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था उस वक्त और इनकी इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म इनको दिख रही थी, और तब से ये एक इनफॉर्मल एक्रोनिम से एक फॉर्मल ग्रुपिंग बन के उभरा है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये दुनिया में सबसे प्रभावशील ग्रुपिंग बन जाए। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा तो अब ब्रिक क्या है कि ब्रिक्स बन चुका है जब, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दोस्तों ये एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल फोरम्स के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव बनाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों यहां पे आपको कहना चाहूंगा कि ब्रिक्स अपने आप को ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव की तरह दुनिया के सामने ला रहा है, G7 के मॉडल का ऑल्टरनेटिव बन चुका है। तो ब्रिक अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक और IMF को चैलेंज कर रहा है। 2014 में अगर आप देखें तो $50 बिलियन का न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीड मनी थी 50 बिलियन की, जिससे न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था जो कि वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव है जो लो कॉस्ट पे लोन्स देता है फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो इसके सिवा लिक्विडिटी मैकेनिज्म को फाइट करने के लिए एक कंटीजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट भी बनाई गई थी जो कि कहीं ना कहीं IMF का ही कॉम्पिटिटर है। इसके सिवा एनडीबी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में ब्रिक्स के सिवा बाकी देश भी अब जुड़ चुके हैं। 2021 में इसमें इजिप्ट, UAE, उरुग्वे, बांग्लादेश, ये सारे देशों ने भी शेयर्स लिए थे। हालांकि उनका शेयर $10 बिलियन का सीड इन्वेस्टमेंट जो हर फाउंडिंग कंट्री ने दिया है उससे बहुत कम है, लेकिन ये इशारा है कि एनडीबी और साथ ही साथ कंटीजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट पे, बाकी अरेंजमेंट पे बाकी देशों की भी कहीं ना कहीं वो भी इंटरेस्टेड है और ये एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड बैंक और IMF का बन के उभर रहा है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिरकार ब्रिक्स वेस्टर्न हेजेमनी को कैसे चैलेंज कर रहा है। दोस्तों जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से अगर आप देखें तो ब्रिक्स कंट्रीज ने वेस्टर्न सैंक्शंस को टो नहीं किया है, रादर जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं उससे बिल्कुल विपरीत करके दिया है। आप देख सकते हैं ये ग्राफ सब कुछ बता रहा है, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बाय इंडिया एंड चाइना, और ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको मालूम ही है हिस्टोरिक लेवल पे ट्रेड हो रहा है इंडिया रशिया का। ब्राजील का भी जो रशियन फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज कहीं ना कहीं वेस्टर्न हेजेमनी का अब तो उतनी चिंता वो उस बात की नहीं करते। दोस्तों यूरोपियन एंड US पॉलिसी मेकर्स इसी बात से डरते हैं कि ब्रिक्स अब एक इकोनॉमिक क्लब तक ही नहीं सीमित है, ये एक पॉलिटिकल क्लब बन के उभर रहा है, और उस बात से वो सबसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि ये ग्लोबल पॉलिटिकल हब बनने वाला है जो कि G7 को और वेस्टर्न बैक्ड इंस्टीट्यूशंस को दरकिनार कर देगा। दोस्तों यहां पे बहुत जरूरी है, जब हम बात कर रहे हैं ना वेस्टर्न बैक्ड संस्थाओं को हटाने की बात करेंगे तो डी-डॉलराइजेशन पर भी बात होगी। दोस्तों पिछले महीने की ही बात है, नई दिल्ली की ही बात है, अलेक्जेंडर बाबाकोव जो कि डिप्टी चेयरमैन है रशियन स्टेट डूमा के, वो इंडिया में आके बोले थे कि रशिया स्पीयर हेड कर रहा है नई करेंसी को डेवलप करवाने में। बस कुछ हफ्ते ही बीते, बीजिंग में ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा, बहुत फेमस है लूला नाम से, तो उन्होंने कहा कि मुझे हर रात में सोचता हूं क्यों सारे देश डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात है, IR में सारी बातें बोल के नहीं कही जाती, डॉट्स कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो ब्रिक्स करेंसी लग रहा है कि ये बनने वाला है, या इस तरफ अब बातचीत सीरियसली की जा रही है। इससे पहले बातचीत हुई थी लेकिन सीरियसली नहीं हो रही थी, अब ये सीरियसली हो रही है। ये अप एंड कमिंग कंट्रीज इसके साथ जुड़ने वाले हैं। ये वो देश होंगे जिनकी GDP आज के टाइम में कलेक्टिवली आउटवे करती है वेस्टर्न कंट्रीज को, इंक्लूडिंग US ऑब्वियसली। G7 से ज्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी के सेंस में ब्रिक्स की आज के टाइम में वर्ल्ड GDP में शेयर है। अगर हम नॉमिनल GDP की बात करें तो जाहिर सी बात है ये अभी भी G7 से कम है। जो शेयर है आप देख सकते हैं ग्लोबल GDP नॉमिनल में 2023 में इट्स 27% फॉर ब्रिक्स, 41% फॉर G7, यानी यहां पे अभी भी काफी फासला तय करना बाकी है। लेकिन नॉमिनल GDP छोड़िए, अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी सेंस में देखें तो वी हैव ऑलरेडी सरपास्ड देम। वो बात अलग है, इसमें चाइना का शेयर बहुत ज्यादा है। दोस्तों जहां तक बात है UNSC में सीट्स की तो ब्रिक्स में 2 देशों के पास है और G7 में 3 देशों के पास है। तो हालांकि अगर ब्रिक्स इस प्रकार से वेस्टर्न बैक्ड संस्थाओं को ही डिस्प्लेस कर देगा तो UNSC भी कहीं ना कहीं उसी का शिकार होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ब्रिक्स, अब सवाल उठता है जब हम समझ रहे हैं इस प्रकार से अपना पॉलिटिकल क्लाउड बना रहा है तो डी-डॉलराइजेशन के बाद हम देखेंगे कि आखिरकार दुनिया क्यों इंटरेस्टेड है। कई देश हैं
जिनमें आपस में नहीं बनती है, फिर वो टर्की इजिप्ट हो गए, या तुर्की इजिप्ट हो गए, सऊदी अरेबिया ईरान हो गया। ये सारे देश अपनी रीजनल राइवलरी भुला के भी ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया एक बात बहुत अच्छे से समझती है, वो है पैसा, मनी। तो यूएस डॉलर अब तक दोस्तों मनी का ही पर्याय था, लेकिन अब ये चीज बदलने वाली है, ये बात दुनिया समझ रही है। और ये बहुत फ्यूचरिस्टिक बात नहीं है, बस 5-6 साल की बात है। जब आप देखें तो यूएस डॉलर की जो रिलायंस थी, जिस पर निर्भरता दुनिया करती थी, कहीं ना कहीं वो बहुत तेजी से कम हो जाएगी। तो यहां पे दोस्तों ये जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है, ये इन देशों को अगर आप देखें तो जुड़ के इस प्रकार से एक नई करेंसी बना रहे हैं। और इस करेंसी की बेस्ट बात क्या बताई जा रही है कि ये फिएट करेंसी नहीं होने वाला है। अब तक डॉलर क्या हो गया दोस्तों, फिएट करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं ब्रिक्स करेंसी अगर आप देखें तो कमोडिटी बैक्ड डिजिटल करेंसी होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ये ट्रूली रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है और साथ ही साथ कमोडिटी बैक्ड है, तो ये ट्रूली सच में बता रहा है 21st सेंचुरी की जो रियलिटीज है उसको रिफ्लेक्ट करता है, फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू इकोनॉमी। तो इस तरीके से दोस्तों अब इस करेंसी से जुड़ना सारे देश चाहेंगे। तो ये ग्रुप दोस्तों कहीं ना कहीं इसके सिवा ये भी बताता है कि भले आप में अंदर में डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हो, आप लोग एक साथ, आपके इंटरेस्ट आपस में क्लैशेस हो उसमें, लेकिन इन सारे डिसएग्रीमेंट्स को ओवरकम किया जा सकता है फॉर दैट ग्रेटर कॉमन गुड विच इज डी डॉलराइजेशन। तो यहां पे इंडिया चाइना इसी का एग्जैक्ट केस स्टडी है, जो कि तुर्की और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और ईरान को भी भरोसा दिलाता है कि हम भी यहां पे इस स्टेज में आके जुड़ के ग्रेटर कॉमन गुड के लिए साथ में काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे इंडिया और चाइना आपस में भले रिश्ते नहीं है, लेकिन ब्रिक्स में जाते हैं, बैठते हैं, भले मुंह बना के बैठे हो लेकिन बैठते हैं। तो अब सवाल उठता है, वेस्ट कैसे बैलेंस करने वाला है? वेस्ट भी सब देख रहा है, उनको भी सब मालूम है। तो वहां पे वो एक चीज जानते हैं, इंडिया एक स्विंग स्टेट है। दोस्तों ये कार्टून है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आया था। अक्सर इंडिया को इंडियन एलिफेंट से बताया जाता है, चाइना को पांडा से बताया जाता है, और यूएस को अंकल सैम से बताया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं आप, बीच में इंडिया बैठा है, एक तरफ अंकल सैम है, दूसरी तरफ चाइनीज पांडा है। दोनों ने पत्ते चल दिए हैं, इंडिया का पत्ता चलना अभी बाकी है। और इंडिया जब पता चलेगा तो दैट विल बी हाथी, जिस तराजू में वो बैठ जाएगा तो वो तराजू सबसे भारी हो जाएगा। तो इंडिया इज दैट स्विंग स्टेट जिसको कॉमन पार्लेंस में कहा जाता है इंडिया इज दी किंग मेकर। तो G7 समिट जब जर्मनी में 2022 में हुई, तो उसमें साउथ अफ्रीका इंडिया को इनवाइट किया गया था कि आप लोग हमारे साथ भी आ जुड़िए, हम भी उतने ही करीब हैं आपके जितना आपके लिए ब्रिक्स होगा। हम भी आपसे आपके हितों के विपरीत में नहीं सोचते, आपके हितों के खिलाफ हम नहीं जा रहे। तो वो संदेश देना का प्रयास किया गया था। क्वाड समिट है जिसमें इंडिया के साथ एक्टिवली इंडिया को परस्यू किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक डिफेंस अलायंस बनाया जाए। इस वक्त तो इनफॉर्मल है, लेकिन एक फॉर्मल डिफेंस अलायंस बनाया जाए जिसमें चाइना को घेरा जाए। डिफेंस कोऑपरेशन विद इंडिया इज ऑन द राइज। वेस्टर्न कंट्रीज, फिर वो फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, सभी के साथ इंडिया एक्टिवली कोऑपरेट कर रहा है। साथ ही साथ वेस्ट भी इंडिया को चाइना के खिलाफ पुश करना चाह रहा है। वो जानता है इंडिया चाइना एक साथ हो गए तो G7 का कहीं ना कहीं G7 विल एंड, क्योंकि चाइना आज जो है इंडिया 15 साल बाद वहां पहुंचने वाला है। 15 ईयर्स, बस 15 ईयर्स में इंडिया वहां पहुंच जाएगा। एंड ये ग्राफ अगर आप देखें, अच्छा इसमें मैंने डाला नहीं है, तो एक ग्राफ अगर आप देखें तो उसमें बहुत क्लियरली दिखता है कैसे इंडिया आज जहां पे है, चाइना वहां पे 15 से 18 साल पहले था। तो इस तरीके से इंडिया भी वहां पहुंचने वाला है। तो वो भी चाहेंगे कि इंडिया को चाइना के खिलाफ कंटिन्यूसली पुश करते रहें, और इंडिया चाइना में जो इश्यूज हैं वो भी उभरते रहें, उसको ग्लोबल स्टेज मिला जाए। एट द सेम टाइम चाइना भी कोई दूध का धुला है नहीं, वी ऑल नो हाउ चाइना वर्क्स। तो चाइना ने भी कई बार इंडिया के जो हित हैं उसके खिलाफ वो हमेशा प्रयास करता रहता है। चाइना भी नहीं चाहता इंडिया ग्रो करे, क्योंकि अगर इंडिया विल बी दैट पावर विच विल डिस्प्लेस चाइना, इट ऑल्सो नोज वेरी वेल, तो वो भी नहीं चाहेगा इंडिया ग्रो करे। और इसी में वेस्ट भी एक्टिवली इंडिया के साथ साइड करता है जब इंडिया चाइना इश्यूज आती हैं। फिर वो रिसेंटली ही क्यों ना हो, अरुणाचल प्रदेश को जब चाइना ने कई जगहों का नाम बदल दिया, तो यूएसए ने साफ साफ कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश इंडियन टेरिटरी है। पहली बार क्या, इससे पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि नाउ इज द टाइम। इस वक्त वो चाहते हैं इंडिया जब पत्ता चले तो वो यूएस के अनुसार चले, वेस्टर्न इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए चले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की एनालिसिस थोड़ी लंबी थी लेकिन पसंद बहुत आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा 27 अप्रैल को मैं आपसे मिलने आ रहा हूं सुबह 11 बजे एलडे इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने अनअकैडमी स्टोर अहमदाबाद में। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे जरूर जुड़िएगा।